नमस्कार, मैं हूं मनीष ठाकुर और आप देख रहे हैं द व्यूज मीडिया। देश अपने नेताजी की 125वीं वर्षगांठ मना रहा है, लेकिन उस नेताजी के बारे में तो देश ने बहुत जाना ही नहीं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें नेताजी के नाम से पुकारा तो वे नेताजी कहलाने लगे, लेकिन इतिहास के पन्नों से उस शख्सियत को क्यों गायब कर दिया जिसने भारत को पराक्रम सिखाया था। आज जब प्रधानमंत्री मोदी ने उनके जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की बात की तो बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, यह पराक्रम क्या होता है? बंगाल के बाहर के लोग बंगालियों को कैसे समझेंगे? बंगाल के बाहर के लोग बंगालियों को कैसे समझेंगे? इस देश में पराक्रम भरने वाले नेताजी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा देने वाले नेताजी इसीलिए जाने जाते हैं, इस नारे के लिए। लेकिन आज भी किसी आंदोलन में जब यह नारा दिया जाता है कि दिल्ली चलो, तो पता चलता है रिसर्च के बाद कि नारा नेताजी ने दिया था। आज नेताजी के नाम पर किताब लिखने वाले, उनके लिए किताब लिखने वाले कुछ लेखक चर्चा में हैं। तो हमें भी जानने को मिला उनकी किताब। संजय श्रीवास्तव ने किताब लिखी सुभाष की अज्ञात यात्रा। तो यह भी पता चला कि एक लेखक अनुजधर हैं, न जाने सुभाष पर कितनी किताबें लिख चुके हैं। डॉक्टर भुवन लाल हैं, उन्होंने सुभाष पे लंबा रिसर्च किया, किताबें लिखी। लेकिन ये तमाम लेखक और इनकी किताबें एकदम से मिट्टी के नीचे क्यों थी, चर्चा में क्यों थी, नहीं थी? हमें सिर्फ सुभाष चंद्र बोस के बारे में सतही ज्ञान के अलावा इतिहास में कुछ ज्यादा क्यों नहीं पढ़ाया गया? तो इन लेखकों के किताबों से पता चला कि पंडित नेहरू को इस कदर भय था कि किसी भी समय सुभाष प्रकट ना हो जाएं। अनुजधर लिखते हैं कि खुफियागिरी कराया गया लंबे समय तक सुभाष के परिवार के ऊपर, इसलिए कि जब जापान गए थे सुभाष चंद्र बोस के भतीजे, तो उस समय उनके भतीजे के ऊपर नेहरू ने खुफियागिरी करवाई थी। विदेश सचिव सुबिमल दत्ता से कहा था कि जापान के राजदूत को यह जिम्मेदारी दो, ये ड्यूटी दो कि आमियानाथ बोस, जो सुभाष चंद्र बोस के भतीजे थे, वो टोक्यो में क्या कर रहा है। तो पता चला कि क्या वो सुभाष की अस्थियां लाने तो नहीं गए। उसके बाद लगातार आमिया के पीछे पड़ी रही भारतीय खुफिया एजेंसियां। नेहरू इतना डरते क्यों थे? डर इस बात को लेकर के कि अनुजधर अपनी किताब में लिखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा, उनकी तस्वीर संसद भवन में क्यों नहीं लगाई गई 1947 से लेकर 1977 तक। जो डर पंडित नेहरू का था वही इंदिरा तक कायम रहा। दरअसल 1947 में जब भारत आजाद हुआ, उसके बाद संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में बड़े भारत को आजादी दिलाने वाले महान विभूतियों को की तस्वीरें लगाई गई। बाद में कई नेताओं की तस्वीरें लगाई गई, लेकिन नेहरू काल में कई बड़े बड़े नेताओं की उपेक्षा की गई। कमाल की बात यह है कि सुभाष चंद्र बोस की भी उपेक्षा की गई और इस परंपरा को कायम रखा उनकी बिटिया इंदिरा गांधी ने। 1977 में सुभाष बाबू की तस्वीर संसद भवन में लगाई गई, वो भी अटल बिहारी वाजपेयी की जिद पर। यह बात अनुजधर अपनी किताब में लिखते हैं। डॉक्टर भुवन लाल, जिन्होंने कई किताबें लिखी, उन्होंने भी सुभाष चंद्र बोस पर उन्होंने कहा कि रंगून से लेकर के काबुल तक सुभाष लोकप्रिय थे और इतनी लोकप्रियता भारत में गांधी काल में किसी नेता में नहीं थी। डॉक्टर भुवन कहते हैं कि यह ड्रामा चलता रहा कि गांधी और सुभाष दोनों के बीच एका था, लेकिन सच यह है कि गांधी और सुभाष के बीच विचारों में बहुत भिन्नता थी। सुभाष पराक्रम सिखा रहे थे भारत को, और ये बात यह भी सामने आ रही है इन लेखकों की लेखनी से कि कैसे सुभाष चंद्र बोस जब सिंगापुर से
बर्मा होते हुए मणिपुर में प्रवेश किया आजाद हिंद फौज के साथ, तो नेहरू ने उन्हें कहा कि यदि वो अब गुवाहाटी की तरफ बढ़ते हैं, वो खुद गुवाहाटी चले गए और कहा कि यदि वो गुवाहाटी की तरफ बढ़ते हैं तो हमसे दो दो हाथ करना पड़ेगा। तब जब कांग्रेस यह कहती है कि संघ दरअसल अंग्रेजों के साथ मिली हुई थी और सावरकर पर कई आरोप लगाते हैं, तब यह समझ में आता है कि नेहरू और नेताजी के बीच दोनों लोकप्रिय यदि थे तो अंग्रेजों की पहली पसंद नेहरू क्यों थे, और किस भरोसे से, किस ताकत से नेहरू ने यह कहा कि दो दो हाथ करना पड़ेगा यदि वो अपनी आजाद हिंद फौज को लेकर आगे बढ़ते हैं। वो आजाद हिंद फौज क्या भारत कब जाना चाहती थी जो नेहरू ने ये बातें कही है? क्यों नेहरू ने लगातार सुभाष के भय से उनके परिवार पर खुफिया निगरानी रखी? ये उनके ऊपर किताब लिखने वाले सुभाष की अज्ञात यात्रा संजय श्रीवास्तव कहते हैं। संजय श्रीवास्तव कहते हैं कि आजादी के बाद वो हिमालय में चले जाना चाहते थे, वो ध्यान करना चाहते थे, जापान में भी वो साधना किया करते थे, भगवत गीता से के प्रति अथाह श्रद्धा थी और लगातार वो भगवत गीता पढ़ते थे। वो शांति प्रिय ढंग से आजादी मिलने के बाद वो चाहते थे कि वो शांति की तलाश में हिमालय की तरफ चले जाएं। तो क्या नेहरू इन तमाम चीजों से डरते थे कि उनका कद बहुत बड़ा हो जाएगा, गांधी से भी बड़ा हो जाएगा? वो तमाम लोग जिनने भारत के लिए ये संघर्ष किया, उसके बाद भी ये नारे क्यों चले, ये गाने क्यों बनाए गए कि दीदी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, और गांधी नेहरू की भारत को कैसे कोई बहकाए? इतिहास के पन्ने से उन सब के योगदान को कमतर माना गया। अनुज सर ये भी लिखते हैं कि जब भगत सिंह को फांसी देने की बात हुई तो सुभाष ने दबाव दिया गांधी पर कि आप अंग्रेजों के सामने विरोध प्रकट कीजिए भारत की जनता की तरफ से कि भगत सिंह एक समर्पित सिपाही, एक देशभक्त है और इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। गांधी ने जब विरोध नहीं किया तो सुभाष तब से गांधी के खिलाफ हो गए। लेकिन रास्ता, लक्ष्य एक था, भारत की आजादी का। तो सवाल बहुत अहम यह है कि संसद भवन में इतना भी सम्मान नेहरू ने नेताजी को नहीं दिया कि उनकी तस्वीर दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में, जिसकी आजादी के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी, उनकी लगाई जा सके। तो इस परंपरा को उनकी बिटिया ने तब तक कायम रखा जब तक कांग्रेस की सत्ता पहली बार नहीं चली गई। जब तक इस देश में कांग्रेस की सत्ता निरंतर रही, सुभाष कभी संसद में खड़े नजर नहीं आए, प्रतिमा के रूप में ही सही, तस्वीरों के रूप में ही सही। जैसा बताया, अटल बिहारी वाजपेयी ने आवाज लगाई 77 में जब जनता पार्टी की सरकार आई। अटल बिहारी वाजपेयी जब मोरारजी देसाई की सरकार में मंत्री बने तो उन्होंने ये बात उठाई और उसके बाद संसद के सेंट्रल हॉल में नेताजी की तस्वीर लगी। फिर कांग्रेस किस मुंह से कहेगी कि वो नेताजी का सम्मान करती है? और ममता बनर्जी जो अब बंगाली मानुषता के नाम पर नेताजी को झपटना चाहती है, उस समय में जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम पराक्रम दिवस मनाएंगे इसलिए क्योंकि 125वीं वर्षगांठ है, जब वो कहते हैं गुजरात इस परंपरा को, अपनी नेताजी के लिए इस परंपरा को अपनाता रहा है, तो तमाम षड्यंत्र खुल करके सामने आते हैं कि कांग्रेस ने कैसे कैसे आजादी के उन सेनानियों को उनकी लकीर छोटी नहीं की, उनकी लकीर को मिटाने की कोशिश की। देश जरूर ये जानना चाहेगा कि गांधी क्यों नहीं चाहते थे कि नेताजी कांग्रेस अध्यक्ष रहें, जबकि कांग्रेस ने तो उन्हें ही अपना नेता चुना था। संजय श्रीवास्तव भी कहते हैं कि पूरे रिसर्च के बाद उन पर किताब लिखने वाले कि बर्मा से लेकर रंगून तक नेताजी ही लोकप्रिय थे। वो आज के आईएएस एग्जाम की तरह अंग्रेजों के दौर में जो आईसीएस एग्जाम होते थे उसके टॉपर थे। साल भर भी नौकरी नहीं की और अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया
वो लगातार अंग्रेजों से लड़ते रहे। सही मायने में वो सेनानी जिसने खून, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जिसके जय हिंद के नारे को हम आज भी जपते हैं। और जब कभी हमें विद्रोह करना होता है सिस्टम से, व्यवस्था से, तो हम कहते हैं दिल्ली चलो, वो नेताजी की देन है। लेकिन इन तमाम चीजों को इतिहास से रबर लगाकर मिटाने की क्यों कोशिश की गई, देश को जानना बहुत जरूरी है। देश को ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर रेडियो जापान से जब उन्होंने भारत को संबोधित किया, उसके बाद उनके पीछे क्यों पड़ गई कांग्रेस, और एकाएक रहस्यमय तरीके से एक हवाई दुर्घटना में उनकी मौत हुई और उसकी जांच भी कभी क्यों नहीं कराई कांग्रेस। और जब उनकी अस्थियों को लाने के लिए उनके भतीजे ने प्रयास किया, तब से लेकर कांग्रेस के अंतिम शासन तक उनके परिवार की खुफियागिरी क्यों कराई जाती रही, और उनके परिवार के एक हिस्से को कांग्रेस ने अपने पार्टी में शामिल करके क्यों अपने तरीके के बयान दिलवाए। ये तमाम चीज कई सवाल खड़े करते हैं जब ये कहा जाता है कि नेहरू पर सवाल क्यों करते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।